हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और हम लोगों ने जो है कल स्टार्ट किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग टेस्टिस की एनाटॉमी देख रहे थे। और ये जो वृषण है इसकी आंतरिक संरचना क्या है इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिटेल में जो है स्टडी किया था। आज जो है फाइनली कुछ लोग ये कह रहे थे कि लास्ट में जो वो सेमनीफेरस टिब्यूल वाला स्ट्रक्चर था, जो सेमनीफेरस टिब्यूल था उसके अंदर जो मैंने एनाटॉमी बताई थी उसकी जो आंतरिक संरचना बताई थी वो थोड़ा क्लियर नहीं थी वीडियो में। तो एक काम करते हैं कि मैं वहां से एक बार फिर से रिवीजन के फॉर्म में जो है बहुत ही रैपिडली क्या करता हूं उसे रिवाइज कराता हूं। एक बार आप मेरे साथ बस देखते रहो, फिर फाइनली हम लोग इसके आगे की तरफ चलेंगे। तो फिलहाल मैंने ये कहा था कि जो टेस्टिस है, जो वृषण है, एक्चुअली में ये कैसा स्ट्रक्चर है, ओवल शेप का। तो ओवल शेप का स्ट्रक्चर है, अंडाकार इसकी संरचना होती है। और मैंने बताया था कि इस टेस्टिस की खास बात यह है कि इसके चारों तरफ जो है एक वाइट कलर की जो है कवच होती है, एक सफेद कलर की कवच होती है। और इस कवच को हमने कहा था ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और मैंने एक बात और बताई थी कि जनरली इसके ऊपर भी एक कवच हो सकती है जिसे ट्यूनिका वेजिनैलिस कहते हैं। इसके अंदर भी एक परत हो सकती है जिसे ट्यूनिका वेसिकुलोसा भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं देखूं तो मुझे मेनली जिससे मतलब है वो किससे मतलब है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया से। तो मैं ये कहूंगा कि बस आप इतना याद रखो कि इस टेस्टिस के चारों तरफ जो है एक व्हाइट कलर की फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। और ये जो व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, इसको मैंने क्या कहा था, इसे मैंने कहा था ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मैंने बताया था, एल्बुजिन का मतलब ही होता है व्हाइट कलर और ट्यूनिक का मतलब होता है कवरिंग या कैप्सूल या फिर कवच। तो ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया थी, इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया की खास बात ये थी कि ये अंदर की तरफ क्या कर रही थी, फोल्ड हो रही थी कुछ इस तरीके से। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ क्या हो रही थी, इस तरीके से फोल्ड हो रही थी, इस तरीके से अंदर की तरफ धस रही थी। और इसके धसने से, इसके इन्वेजिनेशन की वजह से कुछ यहां पे क्या बन जा रहे थे, कंपार्टमेंट्स बन जा रहे थे। और ये जो कंपार्टमेंट है इसको हमने नाम दिया था टेस्टिकुलर लॉब्यूल। तो मैंने ये कहा है कि ये जो सबसे बाहर वाली परत है जिसे मैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया कह रहा हूं, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ धस रही है इस तरीके से। और इसके धसने की वजह से, इसके इन्वेजिनेशन की वजह से क्या हो रहा है, यहां पे कुछ कंपार्टमेंट बन जा रहे हैं। और ये जो कंपार्टमेंट है मैंने बताया था इनका जो नंबर है ये 250 से 300 के बीच हो सकता है। इन्हें हम लोग टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है एक्चुअली में ये क्या है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। मैंने कहा है कि ये इन्वेजिनेट करता है, ये फोल्ड करता है, इसकी इनर फोल्डिंग होती है, इनफोल्डेड होती है ये। और इनफोल्डेड होके ये क्या बनाती है, कुछ कंपार्टमेंट बनाती है। और ये जो कंपार्टमेंट है, इन कंपार्टमेंट की संख्या कितनी हो सकती है, 250 से 300। लेकिन मैंने ये कहा है कि अभी मैं एग्जैक्ट फिगर एनसीईआरटी का देखूं तो 250 कंपार्टमेंट्स मैं मान के चलूंगा। ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इन्हें हमने क्या कहा था कि कुछ पालियां बन जाती हैं, कुछ कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। अब खास बात यह है कि ये जो कंपार्टमेंट बन रहे हैं इसकी फोल्डिंग की वजह से, इसके अंदर धंसने की वजह से, इसके इन्वेजिनेशन की वजह से एक कंपार्टमेंट ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इस तरीके से लगभग 250 कंपार्टमेंट बनेंगे। और इन कंपार्टमेंट को हमने नाम दिया था टेस्टिकुलर लॉब्यूल। इन कंपार्टमेंट को हमने नाम दिया था टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहा था। और जनरली मैंने हिंदी में इसके लिए एक टर्म यूज किया था, मैंने कहा था इसे कहते हैं वृषण पालिका, इसे कहते हैं वृषण पालिका। तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि ये टेस्टिस की जो सबसे बाहर वाली लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रही है, अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, जिसकी वजह से कुछ कंपार्टमेंट बन जा रहे हैं। और ये जो कंपार्टमेंट है ये इनकी संख्या 250 हो सकती है। और जनरली इन्हें मैं क्या कहता हूं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल या फिर वृषण पालिका। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में
हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में देखें तो 2 से 3, मैंने बताया सर 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कुछ कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये जो हाईली क्वाइल्ड या फिर कुंडलित संरचनाएं हैं, ये जो कुंडलित संरचनाएं हैं, इन्हें मैं क्या कहूंगा, सेमनीफेरस टिब्यूल। इन्हें हमने क्या कहा था, सेमनीफेरस टिब्यूल कहा था। तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि इन कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3, मैंने ये कहा है कि जनरली इनका नंबर ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने आप को लिमिट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी एंड नीट एंट्रेंस एग्जाम। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड कुछ कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे मैं सेमनीफेरस टिब्यूल कहता हूं, या फिर इसी को मैं क्या कहूंगा, शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाएं। तो ये बात समझ में आ गई। और हमने जो है कल मैंने बोला था कि जनरली इसके अंदर 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से हो सकते हैं, और ये जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होंगे इसी को हम क्या कहेंगे, सेमनीफेरस टिब्यूल। और ये कहां पे है, कंपार्टमेंट के अंदर है। साथ ही साथ मैंने ये कहा था कि इन सेमनीफेरस टिब्यूल के बाहर की तरफ कुछ स्पेस खाली है, इस स्पेस को हमने कहा था इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर इसको अंतराली अवकाश कहा था। तो मैं यहाँ का एक कट सेक्शन लेता हूं, मैंने कहा था यहां से मैं एक कट सेक्शन ले लूं तो मुझे ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हो गए। इस वाले स्ट्रक्चर को मैं क्या कहता हूं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, वृषण पालिका। वृषण पालिका। अब मैंने बोला ये जो वृषण पालिका है, इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर कुछ जो है क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होंगे, और इन क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा है, सेमनीफेरस टिब्यूल। इनकी संख्या एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 हो सकती है। तो ये जो मुझे दिखाई दे रहे हैं इसे मैंने क्या नाम दिया है, सेमनीफेरस टिब्यूल। ये जो स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज सेमनीफेरस टिब्यूल। और ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल है, शुक्र जनन नलिकाएं, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्र जनन नलिकाएं। तो मुझे यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इस सेमनीफेरस टिब्यूल के बाहर मैंने कहा कुछ स्पेस है, कुछ जगह है, और ये जो बाहर इसके जगह दिखाई दे रही है इसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसे हम लोग नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो सेमनीफेरस टिब्यूल के बाहर या उनके बीच बीच में सेमनीफेरस टिब्यूल्स के कुछ क्या हैं, स्पेस हैं, जिसे मैं इंटरस्टिशियल स्पेस कह रहा हूं। और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसे मैं क्या कहता हूं, अंतराली अवकाश। और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं मैंने बताई थी। मैंने बताया था कि इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर 2 तरीके की कोशिकाएं होंगी। कुछ मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये इस तरीके से कुछ कोशिकाएं होंगी इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। कुछ मैं इसको जो है मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ कोशिकाएं हो सकती हैं। तो ये जो रेड कलर की कोशिकाएं हैं, जो ये लाल कलर की कोशिकाएं हैं, ये रेड कलर की जो सेल्स है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, इस रेड कलर की सेल्स को मैं नाम दूंगा लेडिग सेल। इन सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, लेडिग सेल कहेंगे, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में है। तो इसे मैं क्या कह सकता हूं, अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाएं पाई जाएंगी, और इन अंतराली कोशिकाओं को इन इंटरस्टिशियल सेल्स को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है लेडिग, और इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, लेडिग सेल कहते हैं। मैंने देखा था कि ये लेडिग सेल इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करते हैं, कुछ हार्मोन बनाते हैं, कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इन हार्मोन्स को मैंने क्या कहा था, टेस्टोस्टेरॉन कहा था। और ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये एक टाइप का क्या था, एंड्रोजन था। ये टेस्टोस्टेरॉन एक टाइप का क्या था, एंड्रोजन था। अब हमने देखा था कि ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये मेल सेक्स हार्मोन है,
और टेस्टोस्टेरोन अगर मेल सेक्स हार्मोन है तो मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं उनको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब यह है कि जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण जो होते हैं नर के अंदर, मेल्स के अंदर, उनको रेगुलेट करता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट कैसे, जैसे कि अगर मैं देखूं बियर्ड का आना, दाढ़ी मूछ का आना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। मस्कुलर ग्रोथ क्या है, ये भी एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आवाज का भारी होना, दैट इज कॉल्ड डीप वॉइस, ये भी क्या है, एक तरीके का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। प्यूबिक हेयर का ग्रोथ करना, एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ करना, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। और इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट कौन करता है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक तरीके का स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड का मतलब यह है कि ये कोलेस्टेरॉल डेरिवेटिव हैं, लिपिड सॉल्यूबल होते हैं। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि जनरली ये सेक्सुअल बिहेवियर को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेक्सुअल डिजायर को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। इस सेक्सुअल डिजायर के लिए वर्ड हमने यूज किया था लिबिडो। सेक्सुअल डिजायर का मतलब यह है, सेक्सुअल बिहेवियर का मतलब जो लैंगिक लक्षण है, तो लैंगिक लक्षणों को भी कंट्रोल करता है, लिबिडो को भी कंट्रोल करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। तीसरा फंक्शन मैंने बताया था कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, इनके फंक्शन को रेगुलेट करता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे कि सेमिनल वेसाइकिल, मैंने टेस्टिस को छोड़ के जितने भी चीजें बताई हैं, जैसे एसेसरी ग्लैंड हो गई, एसेसरी डक्ट्स हो गई, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो गया, तो इन सबके डेवलपमेंट में और इनके रेगुलेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट होता है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में भी बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी, टेस्टोस्टेरोन की। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब इसमें होता है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन अगर हम लोग देखें तो ये भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होगा, अभी मैं इसको आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो ये चार फंक्शन हमने टेस्टोस्टेरोन के देखे थे कि जनरली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का रेगुलेशन करेगा, सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करेगा, लिबिडो को कंट्रोल करेगा। तीसरी चीज मैंने ये कही कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और चौथा स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन में भी इसका क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब मैंने ये कहा था कि जनरली अगर मैं इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को देखूं तो इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, उसके अंदर एक सेल तो मुझे दिखाई दे दी। ये कौन सी सेल है, लेडिग सेल है। ये जो दूसरी ग्रीन कलर की सेल दिखाई दे रही है, ये ग्रीन कलर की सेल्स को हम लोग कहते हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। इन्हें हम लोग कहते हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं, कॉम्पिटेंट सेल। ये जो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स हैं, एक्चुअली में ये है क्या, ये है फैगोसाइट। ये जो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स हैं, ये एक्चुअली में क्या हैं, फैगोसाइट हैं। और फैगोसाइट का काम क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन जो है टेस्टिस के अंदर अगर आ जाए तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, उसको इनगल्फ करने का काम कौन करेंगे, ये इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। तो मैंने बताया था इनका कार्य क्या होगा, ये प्रतिरक्षात्मक क्रियाओं में क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। ये सारी बातें हमें समझ में आ गई थी। अब मैंने ये कहा था कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं थी, दो प्रकार की कोशिकाएं थी। एक को मैंने ब्लू कलर से दिखाया था, जो कि थोड़ी सी राउंडेड होंगी, इस तरीके से कुछ कोशिकाएं होंगी। दूसरी कोशिका इसके अंदर जो होगी, इसे मैंने कहा था कि जनरली ये कोशिका कैसी होगी, इलोंगेटेड होगी, इस तरीके से थोड़ी सी लंबी होगी, टॉल होगी। तो इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर भी एक परत होती है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर भी एक परत हो सकती है, और ये जो परत है इसे कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया। तो ये सारी बातें हमें ध्यान नहीं रखना है। मैंने कहा है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि हमारे नीट एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो मैंने ये कहा है कि इसके ऊपर भी एक लेयर हो सकती है जिसे लैमिना प्रोप्रिया कहते हैं, लेकिन मैं इसे लेबल नहीं कर रहा हूं। मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक जो ये मुझे ब्लू कलर से दिखाई दे रही हैं,
ये जो मुझे ब्लू कलर से दिखाई दे रही हैं, ये जो राउंडेड सेल्स हैं, इन्हें मैं ये जो राउंडेड सेल्स हैं इन्हें मैं कहता हूं स्पर्मेटोगोनिया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसे कहते हैं मेल जर्म सेल, नर जर्म कोशिकाएं। ये जो मेल जर्म सेल हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, और यही सेल डिवीजन में जाने के बाद क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। इन्हीं का डेवलपमेंट होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर शुक्राणु का जो निर्माण है वो कहां पे होना है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और कौन सी कोशिकाओं से होना है? स्पर्मेटोगोनिया से होना है, जिसे मैं मेल जर्म सेल कह रहा हूं, जो कि क्या है? डिप्लॉइड है। दूसरी मुझे यहां पे जो सेल दिखाई दे रही है ये थोड़ी सी इलोंगेटेड सेल है। इलोंगेटेड का मतलब ये है कि ये थोड़ी सी क्या होंगी? ये बेसल लैमिना की एक्सटेंशन होती हैं। बेसल लैमिना का मतलब मैं बस इतना कह सकता हूं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जस्ट अंदर एक लेयर होती है जिसे मैं बेसल लैमिना कहूंगा। ये बेसल लैमिना एक्सटेंड करके, या फिर मैं ये चीज डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं, बस इतना समझो कि स्पर्मेटोगोनिया के साथ साथ कुछ यहां पे लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होंगी, कुछ टॉल सेल्स होंगी। इन टॉल सेल्स को हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल्स। इन टॉल सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स। और मैंने बताया था कि ये जो सर्टोली सेल्स हैं इनके कितने फंक्शन हो सकते हैं? बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन हो सकता है, इसका काम होता है इट प्रोवाइड सपोर्ट। ये क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? मेल जर्म सेल। या फिर बोल सकते हैं कि जनरली जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है, जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है, जो अभी डेवलप कर रहा है, उसको क्या प्रोवाइड करेंगे? सपोर्ट देंगे और न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे। कौन? ये सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स मुझे समझ में आ रहा है कि ये सपोर्ट देंगे, न्यूट्रिशन देंगे मेल जर्म सेल को, जिसे मैं स्पर्मेटोगोनिया जिसे मैं कह रहा हूं कि डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को ये क्या प्रोवाइड करते रहेंगे? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो मैं इन्हें नर्स सेल भी कह सकता हूं, नर्स सेल भी कह सकता हूं। और सपोर्ट दे रहे हैं तो मैं इन्हें सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कह सकता हूं। सपोर्ट दे रहे हैं तो मैं इन्हें क्या कह सकता हूं? सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कह सकता हूं। तो मुझे यह बात समझ में आ गई कि सर्टोली सेल्स का काम होगा जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है उसको क्या करना? नरिशमेंट देना, उसको पोषण देना, साथ ही साथ सपोर्ट देना। यह काम होगा किसका? सर्टोली सेल का। इसीलिए मैंने इनको नर्स सेल या फिर सस्टेंटिकुलर सेल कहा है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि सर्टोली सेल्स के कुछ एंडोक्राइन फंक्शन होते हैं जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं बता देता हूं कि ये सर्टोली सेल्स कुछ क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं। इन हार्मोन्स के मैं नाम अभी केवल लिख रहा हूं, इन्हें मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। सर्टोली सेल्स में जो सबसे पहला हार्मोन मुझे देखने के लिए मिलता है दैट इज कॉल्ड ABP, जिसे मैं कहूंगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि जनरली ये जो सर्टोली सेल है ये कुछ हार्मोन भी बनाएगा, इसके एंडोक्राइन फंक्शन भी है। सबसे पहला जो हार्मोन मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज ABP, और दूसरा जो हार्मोन मुझे दिखाई देगा उसे हम लोग कहेंगे एंटी मुलेरियन हार्मोन। इनका फंक्शन क्या है मैंने अभी कहा कि आगे डिस्कस करेंगे। ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है इसे हम लोग MIH भी कहते हैं, मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन। अभी केवल मुझे हार्मोन्स के नाम याद रखने हैं जो कि सर्टोली सेल बना रहा है। पहला एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दूसरा एंटी मुलेरियन हार्मोन जिसे मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो तीसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हार्मोन देखने के लिए मिलेगा इसे मैं अल्फा इनहिबिन कहूंगा, इसे मैं अल्फा इनहिबिन कहूंगा। तो ये तीन हार्मोन्स मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि सर्टोली सेल बना रहा है। इसके फंक्शंस को हम लोग जो है आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जनरली ये इनहिबिन FSH की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नाम से ही पता चल रहा है एंड्रोजन से बाइंड करेगा, और मेल के अंदर जो एंड्रोजन है दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, और उससे बाइंड करके उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। तो ये इनके फंक्शंस को मैं अभी आगे देख लूंगा। अब फिलहाल
हम लोग चलते हैं, हमने टेस्टिस को डिस्कस कर लिया, अब मैं थोड़ा सा इसके एसेसरी डक्ट पे चलता हूं, इसके डक्ट सिस्टम पे चलता हूं। मैंने ये कहा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मानव जनन तंत्र है, जिसमें से मैं नर जनन तंत्र की बात कर रहा हूं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 पार्ट थे। 4 पार्ट थे। पहला पार्ट था, मैंने कहा था टेस्टिस, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। टेस्टिस के बाद जो दूसरा पार्ट आता है जिसे कहते हैं एसेसरी डक्ट, और ये जो एसेसरी डक्ट होता है एक्चुअली में मैंने बताया था कि ये क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। क्योंकि अगर टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो जो एसेसरी डक्ट है ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे। एसेसरी ग्लैंड्स भी किस में आएंगी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएंगी। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिनको बाह्य जननांग हमने कहा था, जनेंद्रिया कहा था, वो जनरली क्या करेंगी, वो भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम करेंगी। तो मुझे ये बात समझ में आ जाती है। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा डक्ट सिस्टम की तरफ चलता हूं, जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा पार्ट है टेस्टिस का, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, डक्ट सिस्टम कह रहा हूं। डक्ट सिस्टम, ये जो डक्ट सिस्टम है इसे मैं या फिर कह सकता हूं जनरली कि कुछ इसकी क्या होंगी, एसेसरी डक्ट्स होंगी, एसेसरी डक्ट्स होंगी, सहायक नलिकाएं होंगी, सहायक नलिकाएं होंगी। तो मुझे ये बात समझ में आई है कि जनरली जो है दूसरा पार्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसे हम लोग एसेसरी डक्ट कहते हैं, सहायक नलिकाएं, या फिर मैं इसे क्या कह रहा हूं, डक्ट सिस्टम कह रहा हूं। तो मैं इस बात को जरा समझने की कोशिश करता हूं। मैंने ये कहा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है ये हमें समझ में आ रहा है कि ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। और इस टेस्टिस के स्ट्रक्चर में मैंने ये बताया था कि जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की होगी इस तरीके से, और ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू अंदर की तरफ धंसेंगे और फाइनली कुछ इस तरीके से क्या बनाएंगे, कंपार्टमेंट। इस तरीके से कुछ क्या बनेंगे, कंपार्टमेंट बनेंगे। और ये जो कंपार्टमेंट हैं, इन कंपार्टमेंट को हमने क्या कहा था, वृषण पालिका या फिर टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहा था। तो मुझे ये कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। इस कंपार्टमेंट के अंदर मैंने बताया था 2 से 3, इस कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं, और ये 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल कहलाते हैं। तो ये मैं 2 से 3 मैं दिखा रहा हूं कि जनरली इसके अंदर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर हैं इस तरीके से, और ये जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर हैं इन्हें मैं क्या कह रहा हूं, सेमनीफेरस टिब्यूल। और इन सेमनीफेरस टिब्यूल से छोटी छोटी डक्ट नलिकाएं निकल रही हैं, और ये जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं अभी मैं इसे ट्यूबुलाई रेक्टाई कह सकता हूं, लेकिन ट्यूबुलाई रेक्टाई को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा है कि सिलेक्शन तब होता है जब हम सेलेक्टिव पढ़ते हैं। तो मैंने ये कहा है कि ये जनरली क्या है, ये सेमनीफेरस टिब्यूल है टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर। इसे मुझे एक और चीज मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि इस सेमनीफेरस टिब्यूल के बाहर जो स्पेस है इसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। इसके अंदर लेडिक सेल हो सकते हैं, इसके अंदर और भी सेल्स हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया था कि कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये बात हमें क्लियर समझ में आ रही है कि किस तरीके से ये प्रोसेस है। अब ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल है मेरे भाई, ये सेमनीफेरस टिब्यूल क्या करते हैं, ये कुछ छोटी छोटी पतली पतली डक्ट में निकलते हैं, जिन्हें ट्यूबुलाई रेक्टाई कह सकते हो, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। और फाइनली आके ये कॉमन डक्ट में खुलते हैं इस तरीके से। फाइनली आके ये किस में खुलते हैं, कुछ कॉमन डक्ट में इस तरीके से खुलते हैं। और ये जो कॉमन डक्ट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेटे टेस्टिस कहेंगे। तो ये जो कॉमन डक्ट मुझे दिखाई दे रही है, इस कॉमन डक्ट को मैं क्या कहूंगा, रेटे टेस्टिस कहूंगा। इस कॉमन डक्ट को मैंने क्या कहा है, रेटे टेस्टिस। और ये जो रेटे टेस्टिस हैं एक्चुअली में इनको मैं क्या कह सकता हूं, वृषण जालिका, वृषण जालिका। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि डक्ट सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। और डक्ट सिस्टम की शुरुआत हुई है तो ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है इस वाले हिस्से को मैं क्या कह रहा हूं,
सेमनीफेरस टिब्यूल कह रहा हूं। और ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल है ये एक्चुअली में एक कॉमन डक्ट में, इसकी जो डक्ट्स हैं एक कॉमन डक्ट में खुल रही हैं। और ये जो कॉमन डक्ट है इस कॉमन डक्ट को हमने रेटे टेस्टिस कहा है, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, वृषण जालिका कहते हैं। अब ये जो रेटे टेस्टिस है यहां से कुछ छोटी छोटी पतली पतली डक्ट निकलेंगी, और ये जो छोटी छोटी पतली पतली डक्ट निकलेंगी एक्चुअली में ये डक्ट्स क्या हो सकती हैं, 12 से 15 हो सकती हैं, या फिर मैं सिंपली एक फिगर ले लेता हूं कि 15 से 20 भी कह सकते हो। तो मैंने ये कहा कि यहां से कुछ इस रेटे टेस्टिस से 15 से 20 कुछ छोटी छोटी डक्ट निकलेंगी, और ये जो डक्ट हैं इन डक्ट को मैं नाम दूंगा इफरेंट डक्टियूल। इन्हें हम लोग कहते हैं इफरेंट डक्टियूल कहते हैं, या फिर मैं इसे क्या कह सकता हूं, वासा इफरेंसिया, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, वासा इफरेंसिया कह सकते हैं। और ये जो वासा इफरेंसिया है एक्चुअली में इसे हम लोग शुक्रवाहिका कहते हैं, इसे हम लोग शुक्रवाहिका, वाहिकाएं, या फिर जो भी कहना है हम कह सकते हैं। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि सेमनीफेरस टिब्यूल आगे जाके एक कॉमन डक्ट में खुल रही है, इस कॉमन डक्ट को रेटे टेस्टिस या फिर वृषण जालिका कहा है। दूसरा, इस रेटे टेस्टिस से कुछ 15 से 20 पतली पतली क्या निकलेंगी, डक्ट निकलेंगी, और ये जो 15 से 20 पतली पतली डक्ट्स हैं इन्हें मैं क्या कह रहा हूं, इफरेंट डक्टियूल या फिर वासा इफरेंसिया कह रहा हूं। अब ये जो वासा इफरेंसिया इफरेंट डक्टियूल हैं ये हाईली क्वाइल्ड डक्ट के अंदर खुलेंगी। बहुत ध्यान से समझना, मैंने ये कहा है कि ये जो इफरेंट डक्टियूल हैं, ये जो इफरेंट डक्टियूल है वासा इफरेंसिया हैं, ये हाईली क्वाइल्ड डक्ट में खुलेंगी। और ये जो हाईली क्वाइल्ड डक्ट है, ये जो हाईली क्वाइल्ड डक्ट है बहुत ही क्वाइल्ड होती है, कुंडलित होती है, और इस हाईली क्वाइल्ड डक्ट को हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमिस। इसे हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमिस। और ये जो एपिडाइमिस है इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अधिवृषण नलिकाएं। क्लियर है बात? तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि जनरली रेटे टेस्टिस किस में खुलेगा, वासा इफरेंसिया में। वासा इफरेंसिया का नंबर कितना हो सकता है, मैक्सिमम 15 से 20 हो सकता है। ये वासा इफरेंसिया एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में खुल रहे हैं, और ये जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है इसे मैं क्या कहूंगा, इसे कहूंगा एपिडिडाइमिस। अब ये जो एपिडिडाइमिस है ये आगे जाके एक स्ट्रेट ट्यूब में खुलता है। ये एपिडिडाइमिस आगे जाके एक स्ट्रेट ट्यूब में खुलता है, और इस स्ट्रेट ट्यूब को हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। इस स्ट्रेट ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं, या फिर मैं इसे क्या कहूंगा, शुक्रवाहिनी। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि जनरली जो डक्ट सिस्टम की शुरुआत है वो सेमनीफेरस टिब्यूल से हो रही है। सेमनीफेरस टिब्यूल से कुछ डक्ट निकलती हैं जिन्हें मैं ट्यूबलाई रेक्टाई कह सकता हूं। ये ट्यूबलाई रेक्टाई एक कॉमन डक्ट में खुल रही हैं जिसे मैं रेटे टेस्टिस कहूंगा, और ये जो रेटे टेस्टिस हैं ये जिन्हें मैं वृषण जालिका कह रहा हूं, ये आगे जाके कुछ छोटी छोटी पतली पतली डक्ट में खुल रहे हैं जिनकी संख्या 15 से 20 हो सकती है, जिसे मैं इफरेंट डक्टियूल या फिर वासा इफरेंसिया कहता हूं। और ये जो वासा इफरेंसिया है ये आगे जाके देखो एक बहुत ही क्वाइल्ड डक्ट में खुल रही है जिसे मैं एपिडिडाइमिस कहूंगा। ये लगभग सबसे लंबी डक्ट होती है जो कि 6 मीटर की हो सकती है, और सबसे लंबी डक्ट है तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे ज्यादा समय स्पर्मेटोजोआ बिताएगा वो कहां पे बिताएगा, एपिडिडाइमिस में बिताएगा। क्योंकि स्पर्मेटोजोआ बनना कहां पे है, सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस की मदद से। और ये स्पर्मेटोजोआ सेमनीफेरस टिब्यूल से निकलेगा, और निकलने के बाद ये कहां जाएगा, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से फिर कहां जाएगा, वास इफरेंसिया। वास इफरेंसिया से ये कहां जाएगा, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में लंबे समय तक ये स्पर्मेटोजोआ रहेगा। मुझे ये पता है कि अगर लंबे समय तक यहां पे है, क्योंकि ये लॉन्ग ट्यूब है, 6 मीटर की है, तो यहां पे क्या चलना है, मैच्योरेशन चलना है किसका, स्पर्मेटोजोआ का। तो स्पर्मेटोजोआ
स्पर्मेटोजोआ का मैच्योरेशन कहां पे होगा, तो मुझे समझ में आ रहा है एपिडिडाइमिस में। मैच्योरेशन का मतलब सिंपली समझ लो उसकी एजिंग, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज्यादा समय तक रहेगा तो उसकी एजिंग होगी, मैच्योरेशन होगा। मैच्योरेशन का मतलब यहां पे मैं 2 पॉइंट से ले सकता हूं। एक तो मैं कह सकता हूं मैच्योरेशन का मतलब उसके अंदर मोर्टेलिटी आएगी। जो मोर्टेलिटी आएगी जिसे गतिशीलता कहते हैं, ये हमें कहां देखने के लिए मिलेगी स्पर्म की, ये मुझे देखने के लिए मिलेगी एपिडिडाइमिस में। तो एपिडिडाइमिस is a highly coiled tubular duct and it is a long extending duct, बहुत ही बड़ी डक्ट है जिसकी लंबाई 6 मीटर है। और जनरली यहां पे स्पर्मेटोजोआ सबसे ज्यादा समय तक रुकेगा, यहां पे कुछ समय तक स्टोर होगा। और इस स्पर्मेटोजोआ की एजिंग, इसका मैच्योरेशन कहां पे होगा, एपिडिडाइमिस में होगा। मैच्योरेशन से मुझे समझ में आ रहा है कि इसे गतिशीलता मिलेगी, इसे गतिशीलता मिलेगी। और दूसरा मैं समझ सकता हूं इस मैच्योरेशन का मतलब इसके अंदर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी आ जाएगी, इस स्पर्मेटोजोआ के अंदर फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी आ जाएगी। तो मुझे ये दो बातें क्लियर समझ में आती है कि ये जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, ये जो निषेचन की योग्यता है, ये कहां आनी है, एपिडिडाइमिस में। साथ ही साथ गतिशीलता कहां आनी है, मोर्टेलिटी भी कहां आनी है, एपिडिडाइमिस में। क्योंकि सबसे लंबे वक्त तक स्पर्मेटोजोआ कहां रुकेगा, एपिडिडाइमिस में। मतलब उसकी एजिंग कहां पे होनी है, एपिडिडाइमिस में होनी है। इसका मतलब यह है कि स्पर्म मैच्योर कहां हो रहा है, एपिडिडाइमिस में हो रहा है। स्पर्म का मैच्योरेशन कहां पे हो रहा है, एपिडिडाइमिस में हो रहा है। इस एपिडिडाइमिस को मैं 3 पार्ट में बांट सकता हूं। इसका हेड पार्ट जो है इसे बोलते हैं कैपेट, इसे कहते हैं कैपेट। और इसकी जो बॉडी है इसे कहते हैं कॉर्पस। और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है टेल वाला, इसे मैं बोलूंगा कॉडा। तो मुझे 3 पार्ट समझ में आएंगे एपिडिडाइमिस के, जो कि हमारे नीट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर हमारे बोर्ड्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे ये कूड़ा रखना नहीं है दिमाग में। मैंने ये कहा है कि एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट हो सकते हैं। एक हेड पार्ट होगा जिसे मैं कैपेट एपिडिडाइमिस कहूंगा, एक बॉडी वाला पार्ट होगा जिसे मैं कॉर्पस कहूंगा, और एक टेल वाला पार्ट होगा जिसे मैंने ये कहा है कॉडा एपिडिडाइमिस। और ये जो टेल वाला पार्ट है, यहां से एक स्ट्रेट डक्ट निकल रही है जिसे मैंने वास डिफरेंस कहा है। एक स्ट्रेट शॉर्ट डक्ट निकलेगी, नैरो डक्ट निकलेगी जिसे मैं वास डिफरेंस कह रहा हूं। तो मुझे यह चीज समझ में आ गई कि जनरली डक्ट सिस्टम की शुरुआत कहां से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके एक कॉमन डक्ट में खुलेगा जिसे रेटे टेस्टिस कहेंगे। रेटे टेस्टिस आगे जाके पतली पतली डक्ट में खुलेगा जिसे इफरेंट डक्टियूल या फिर वास इफरेंसिया कहेंगे। वास इफरेंसिया आगे जाके हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में खुलेगा, जिसे जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है डक्ट सिस्टम का, जिसे हम एपिडिडाइमिस कह रहे हैं। और ये एपिडिडाइमिस एक पतले से छोटे स्ट्रेट डक्ट में खुलेगा, और इस स्ट्रेट डक्ट को मैं क्या कहूंगा, वास डिफरेंस कहूंगा। तो यहां तक की बात मुझे समझ में आती है कि ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं, डक्ट सिस्टम बना रहे हैं। तो ये चीज मुझे क्लियर हो जाती है। अब ये एपिडिडाइमिस मैंने बोला सबसे लॉन्गेस्ट है, 6 मीटर है। तो यहां पे क्या चलना है, मैच्योरेशन चलना है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मैच्योर कहां होगा, एपिडिडाइमिस में, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम तक वो कहां रहेगा, एपिडिडाइमिस में, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि उसकी मैच्योरिटी का मतलब 2 चीजें समझो। पहली चीज उसके अंदर मोर्टेलिटी आएगी, दूसरी चीज उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी आ जाएगी। ये 2 चीजें जो हैं वो मेंटेन कहां पे हो रही हैं, पर्टिकुलरली एपिडिडाइमिस के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ टेक्स प्लेस इन द एपिडिडाइमिस। तो ये बात हमें क्लियर है, ये डक्ट सिस्टम है। अब मुझे एक बात बताना कि जब ये डक्ट निकल रही है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है अपना, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से डक्ट निकली और ये रेटे टेस्टिस में खुली, फिर वास इफरेंसिया में खुली। तो मुझे ये समझ में आएगा कि ये जो वास इफरेंसिया है और ये जो रेटे टेस्टिस हैं, ये दोनों ही डक्ट टेस्टिस के अंदर हैं, ये दोनों ही डक्ट टेस्टिस के अंदर हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो रेटे टेस्टिस है, ये जो रेटे टेस्टिस और दूसरा मैंने अभी क्या कहा है, वास इफरेंसिया, ये दोनों ही टेस्टिस के अंदर होते हैं। और दोनों ही टेस्टिस के अंदर होते हैं तो मैं बोलूंगा कि ये क्या बनाएंगे, इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। हालांकि मुझे यह पता है कि इस वास इफरेंसिया का कुछ हिस्सा टेस्टिस के बाहर भी है,
लेकिन इंट्रा का मतलब टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर का जो डक्ट सिस्टम है वो एक तो ये दिख रहा है मुझे, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, रेटे टेस्टिस, और दूसरा मुझे क्या दिखेगा, इफरेंट डक्टियूल दिखेगा, जिसे मैं वास इफरेंसिया कह रहा हूं। तो ये दोनों ही क्या बनाएंगे, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। हालांकि बाकी ये सारे पार्ट स्क्रोटम के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि ये टेस्टिस रखी कहां पे है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे स्क्रोटम कह रहे हैं। और मैंने कहा था ये टेस्टिस स्क्रोटम से अटैच है कुछ लिगामेंटस कनेक्टिव टिश्यू से, और ये जो लिगामेंटस कनेक्टिव टिश्यू है इसे गुबरनैकुलम कहा था। ये सारी बातें हमें समझ में आ जाती हैं। अब मैं थोड़ा सा इस डक्ट सिस्टम को थोड़ा सा और क्या कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो मुझे इसको सिंप्लीफाई जब मैं करूंगा तो मुझे ये समझ में आएगा कि ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल है, ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल है, इसके अंदर दो तरीके की कोशिकाएं थी। ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल हैं, इनके अंदर दो तरीके की कोशिकाएं थी, दो टाइप की सेल थी। एक थी स्पर्मेटोगोनिया, जो कि सेल डिवीजन में जाके क्या बनाएंगी, स्पर्मेटोजोआ। दूसरा इसके अंदर थी सर्टोली सेल, जो कि स्पर्मेटोजोआ, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट या पोषण देने का काम करती थी। तो कहने का मतलब यह है कि इसी सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनना है। इसी सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर क्या बनना है, स्पर्मेटोजोआ बनना है। इसीलिए इस सेमनीफेरस टिब्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्र जनन नलिकाएं या फिर शुक्राणु जनन नलिकाएं, शुक्र जनन नलिकाएं। तो मैंने ये कहा है कि ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि शुक्राणुओं का जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर होना है। तो ये स्पर्मेटोजोआ बनना कहां है, सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर। और जैसे ही सेमनीफेरस टिब्यूल आगे जाके कुछ पतली पतली डक्ट में खुलेगा, जिसे ट्यूबुलाई रेक्टाई कहेंगे, मैं इस बात को स्किप कर रहा हूं और फाइनली ये कह रहा हूं कि ये सेमनीफेरस टिब्यूल की जो डक्ट्स हैं, ये एक कॉमन डक्ट में खुलेंगी, जिसे मैं क्या कहूंगा, रेटे टेस्टिस। और ये जो रेटे टेस्टिस है, ये आगे जाके कुछ पतली पतली डक्ट, 15 से 20 पतली पतली डक्ट्स में खुलेगा, जिसे मैं क्या कहूंगा, इफरेंट डक्टियूल कहूंगा। और ये जो इफरेंट डक्टियूल है, जिसे मैं वासा इफरेंसिया भी कह सकता हूं, इस इफरेंट डक्टियूल को मैं क्या कह सकता हूं, वासा इफरेंसिया। ये इफरेंट डक्टियूल एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में खुलेगा, और ये जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, इसे मैंने क्या कहा था, एपिडिडाइमिस। इसे मैंने कहा था एपिडिडाइमिस। और ये एपिडिडाइमिस आगे जाके एक स्ट्रेट ट्यूब में खुलेगा, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, वास डिफरेंस कह रहा हूं, वास डिफरेंस कह रहा हूं। तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि ये पूरा का पूरा क्या है, डक्ट सिस्टम है। ये पूरा का पूरा क्या है, डक्ट सिस्टम है। हालांकि ये वास डिफरेंस आगे जाके कुछ और डक्ट में खुलेगा, इजैकुलेटरी डक्ट में खुलेगा, इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाके यूरिथ्रा में खुलेगा, और यूरिथ्रा आगे जाके यूरिथ्रल ओपनिंग या फिर यूरिथ्रल मीटस में खुलेगा। तो मुझे ये पता है कि ये वास डिफरेंस ये क्या करेगा, ये लूप करके ऊपर से यूरिनरी ब्लैडर जो मूत्राशय है, उसके ऊपर से ये लूप करके आएगा कौन, वास डिफरेंस। अभी मैं एक डायग्राम की मदद से ये पूरी बात क्लियर करूंगा। फिलहाल मुझे बस इतना बता दो कि ये स्पर्मेटोजोआ का जो पाथवे है, वो सेमनीफेरस टिब्यूल से रेटे टेस्टिस से इफरेंट डक्टियूल, इफरेंट डक्टियूल से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस है। ये क्वेश्चन पिछले 5 साल में 3 बार पूछा गया है नीट में, 3 बार। 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि जनरली स्पर्मेटोजोआ का पाथवे क्या होता है, तो मैंने कहा कि सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, वो डिवीजन में जाएंगे और स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। ये स्पर्मेटोजोआ सेमनीफेरस टिब्यूल से रिलीज होके कहां आएगा, रेटे टेस्टिस। और स्पर्मेटोजोआ का सेमनीफेरस टिब्यूल से रिलीज होके रेटे टेस्टिस में आना, या फिर मैं ये कह सकता हूं द रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ आउटसाइड द सेमनीफेरस टिब्यूल। सेमनीफेरस टिब्यूल से बाहर आना स्पर्मेटोजोआ का, इसे क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन कहेंगे। तो स्पर्मिएशन का मतलब क्या है, द रिलीज ऑफ spermatozoa, the release of spermatozoa outside the seminiferous tubule, outside the seminiferous tubule। सेमनीफेरस टिब्यूल से स्पर्मेटोजोआ का बाहर आना,
स्पर्मिएशन कहलाएगा, स्पर्मिएशन कहलाएगा, जिसे हम लोग वीर्य सेचन कहते हैं, जिसे हम लोग वीर्य सेचन कहते हैं। तो मुझे ये एक बात समझ में आ गई कि स्पर्मेटोजोआ बनेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, फिर जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज होंगे स्पर्मेटोजोआ, तो इसे हम लोग स्पर्मिएशन या फिर वीर्य सेचन कहते हैं। फिर ये जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलेंगे तो रेटेटेस्टिस पहुंचेंगे, रेटेटेस्टिस से कहां पहुंचेंगे? वास डिफरेंसिया, वास डिफरेंसिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से कहां पहुंचेंगे? वास डिफरेंस, वास डिफरेंस को हमने क्या कहा था? शुक्रवाहिनी कहा था, शुक्रवाहिनी कहा था। इसके अलावा हमने जो है एपिडिडाइमिस को क्या कहा था? अधिवृषण कहा था, अधिवृषण कहा था। इसके अलावा हमने जो है ये जो वास डिफरेंसिया है इसको शुक्रवाहिकाएं, ये क्या है? शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहिका। इसके अलावा रेटेटेस्टिस को हमने क्या कहा था? वृषण जालिका, इसे हमने क्या कहा था? वृषण जालिका। तो यहां तक की बात हमें समझ में आ रही है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा डक्ट सिस्टम मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको एक डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं कि ये जो डक्ट सिस्टम है ये किस तरीके से होता है। ये डायग्राम मुझे यहां तक मुझे क्लियर होनी चाहिए, पहले वास डिफरेंस तक बात, फिर मैं जो है आगे की तरफ चलूंगा। अब सीधा मैं एसेसरी ग्लैंड की तरफ चलूंगा। फिर एसेसरी ग्लैंड्स को जब हम पढ़ लेंगे और जो मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उसको हम लोग पढ़ लेंगे, तो मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि जनरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अरेंजमेंट किस तरीके का है। तो मैंने बोला है पहले मैं एनाटॉमी समझूंगा, टेस्टिस के बारे में समझा, टेस्टिस के अंदर से कुछ डक्ट्स निकल रही हैं, डक्ट सिस्टम के बारे में समझा। अब इस डक्ट सिस्टम को अगर मैं देखूं तो मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करूं तो मुझे ये समझ में आएगा कि इस डक्ट सिस्टम में कि ये आगे जाके वास डिफरेंसिया एक और डक्ट में खुलेगा, ये वास डिफरेंसिया एक और डक्ट में खुलेगा जिसे मैं कहूंगा इजैकुलेटरी डक्ट, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट। अभी बस ध्यान रख लो, बाकी डायग्राम से मैं इसे क्लियर करूंगा। ये वास डिफरेंस आगे जाके एक और डक्ट में खुलेगा, एक कॉमन डक्ट में खुलेगा, जो कि आगे जो यूरिथ्रा होता है, जो मूत्र मार्ग होता है, उससे जुड़ के ये क्या बनाता है? इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट ही जो है यूरिथ्रा में खुलता है। ये इजैकुलेटरी डक्ट किस में खुलेगा? यूरिथ्रा में। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये इजैकुलेटरी डक्ट किस में खुलेगा? यूरिथ्रा में। और ये यूरिथ्रा आगे जाके यूरिथ्रल ओपनिंग में खुलेगी। तो वास डिफरेंस आगे किस में खुलेगा? इजैकुलेटरी डक्ट, जिसे कहते हैं स्खलन नलिकाएं, स्खलन नलिकाएं। ये जो स्खलन नलिकाएं हैं जिसे मैं इजैकुलेटरी डक्ट कह रहा हूं, इसके अलावा ये आगे जाके किस में खुलेगा? यूरिथ्रा, जिसे मैं क्या कहूंगा? मूत्र मार्ग कहूंगा। यूरिथ्रा, जिसे मैं क्या कहूंगा? मूत्र मार्ग कहूंगा। ये यूरिथ्रल की ओपनिंग दिख रही है, यूरिथ्रा की, और इस यूरिथ्रा की ओपनिंग को यूरिथ्रल मीटस कहते हैं। ठीक है, इस यूरिथ्रा की ओपनिंग को क्या कहते हैं? यूरिथ्रल मीटस, या फिर इसको मूत्र छिद्र कहते हैं। तो मुझे ये बात समझ में आ गई। इसको मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करूं तो वास डिफरेंस किस में खुलेगा? इजैकुलेटरी डक्ट में खुलेगा, जिसे स्खलन नलिकाएं कहेंगे। और ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाके किस में खुलेगा? यूरिथ्रा में खुलेगा। और ये जो यूरिथ्रा है ये आगे जाके यूरिथ्रल ओपनिंग में खुलेगा, जिसे यूरिथ्रल मीटस कहेंगे, जिसे यूरिथ्रल मीटस कहेंगे। तो मैंने ये कहा है ये जो मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है ये बड़ी ही सिंपल है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बड़ा ही सिंपल है, और उतना ही कॉम्प्लिकेटेड क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मैंने बोला कि इसके अंदर दोनों पार्ट हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला हिस्सा जो कि बड़ा ही सिंपल है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है। तो मैंने ये कहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वास डिफरेंस आगे जाके इजैकुलेटरी डक्ट में खुलेगा, जिसे स्खलन नलिकाएं कहेंगे। ये आगे जाके यूरिथ्रा में खुलेंगे, जिसे मूत्र मार्ग कहेंगे। और ये लास्ट में मूत्र छिद्र होगा, जिसे हम लोग यूरिथ्रल मीटस कहेंगे। अब ये यूरिथ्रा जो है ये कॉमन पैसेज होता है मेल के अंदर, बहुत ध्यान से समझना। मेल के अंदर ये कॉमन पैसेज होता है स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए, स्पर्मेटोजोआ के रिलीज के लिए और यूरिन के रिलीज के लिए
कॉमन डक्ट होता है। हालांकि मुझे पता है कि बीच में कुछ स्फिंक्टर होंगे, कुछ वाल्व होंगे, ताकि इन दोनों को क्या करें, सेपरेट करें, क्योंकि जब स्पर्मेटोजोआ आए तो यूरिन ना आए, और जो यूरिन आए तो स्पर्मेटोजोआ ना आए। तो वहां पे बहुत सारे स्फिंक्टर होते हैं जो कि हम लोग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी बस इतना समझना है कि जो कॉमन पैसेज है, जो कॉमन पैसेज है मुझे समझ में आ रहा है यूरिथ्रा है। तो मेल के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्मेटोजोआ और यूरिन के लिए कॉमन पैसेज का काम कौन करता है, यूरिथ्रा करता है। तो ये हमने डक्ट सिस्टम देख ली, ये हमने कौन सी सिस्टम देख ली, डक्ट सिस्टम देख ली। अब मैं थोड़ा सा अब एसेसरी ग्लैंड डिस्कस करूंगा। तो एसेसरी ग्लैंड जो है डिस्कस करने से पहले, एसेसरी ग्लैंड को डिस्कस करने से पहले मैं दिखाता हूं एक डायग्राम, जिसमें हमें दिखाई देगा कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग कल फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं बता दूं कि ये मुझे दिख रहा है टेस्टिस वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट जो मुझे दिख रहा है ये क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस जो है इसके अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल और डक्ट होंगी, और ये डक्ट आगे जाके किस में खुलेंगी, एपिडिडाइमिस में। ये एपिडिडाइमिस वाला पार्ट है, हाईली कॉइल्ड, और ये एपिडिडाइमिस आगे जाके किस में खोल रहा है, एक स्ट्रेट डक्ट में। और ये जो स्ट्रेट डक्ट है इसे मैं क्या बोलूंगा, वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंस देखो ऊपर से लूप करके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आ रहा है, ये एब्डोमिनल कैविटी में जाता है वापस। ये जो वास डिफरेंस है एब्डोमिनल कैविटी में जाके लूप करके, इधर भी देखो, इधर वाली ये टेस्टिस का ये क्या है, पूरा का पूरा मुझे दिखाई दे रहा है क्या, वास डिफरेंस। ये लूप करके कहां आ रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है अपना, जिसे मूत्राशय कहते हैं। यहां से ये यूरेटर आ रहे हैं, इस तरीके से ये क्या है, यूरेटर आ रहे हैं, जो कि यूरिन को लेके आ रहे होंगे। और फाइनली मैं यहाँ पे देख रहा हूं, मुझे यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायग्राम समझ में आ रहा है कि कुछ यहाँ पे ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं। ये एक पेयर ग्लैंड मुझे दिखाई दे रही है, इसे मैं कहता हूं सेमिनल वेसाइकिल। ये जो सेमिनल वेसाइकिल हैं ये एसेसरी ग्लैंड हैं, पेयर्ड होती हैं। ये सेमिनल वेसाइकिल के बाद एक और ग्लैंड मुझे दिखाई दे रही है इस तरीके से, इस ग्लैंड को कहते हैं प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। तो एक तो मैंने बोला एक सेमिनल वेसाइकिल जो कि एसेसरी ग्लैंड बनाएंगे, और दूसरा प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, और तीसरा ग्लैंड मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से, जो कि यूरिथ्रा के दोनों साइड है, जिसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि ये वाला पार्ट यूरिथ्रा है, इसके पीछे ये क्या होगा, इजैकुलेटरी डक्ट, आगे जाके ये किसमें खुला, यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा आगे जाके यूरिथ्रल ओपनिंग में खुलेगा, यूरिथ्रल ओपनिंग में खुलेगा, जिसे यूरिथ्रल मीटस कहेंगे। तो ये एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से ये क्या है, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस आया आगे की तरफ, किसमें खुला, इजैकुलेटरी डक्ट में खुला, स्खलन नलिकाओं में, और फाइनली ये किसमें खुला, यूरिथ्रा में खुला, और यूरिथ्रा आगे जाके यूरिथ्रल मीटस में खुलेगा। तो मैं इसको कल फिर से डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी हमने ये देख लिया है कि जनरली टेस्टिस के बारे में हमने समझ ली, दूसरी बात हमने एसेसरी डक्ट की बात की, डक्ट सिस्टम के बारे में समझ लिया। अब तीसरा मैं एसेसरी ग्लैंड की बात करूंगा, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की बात करूंगा मेल्स के अंदर, और 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हम लोग डिस्कस करेंगे, सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड को डिस्कस करने के बाद हम लोग आएंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और ये जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं पेनिस। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा, और फाइनली जो है हम लोग कल जो है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की शुरुआत करेंगे और तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन। फिर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पढ़ने के बाद चारों पार्ट को मैं जोड़ के एक डायग्राम की मदद से क्या करूंगा, पूरी तरीके से उसको डिस्कस करूंगा, ताकि सारी चीजें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो एक एक पार्ट को समझ के फिर उनको जोड़ देना है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, मेरा तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।